अस्सलामुअलैकुम नॉवेलिक्स ऑफिशियल में खुशामदीद। आज हम आबनूस नावल की छठी किस्त के साथ हाजिर हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। रात का 1 बज रहा था जब अरसम को ब्लड देने के बाद राहील कमरे से बाहर निकला। राहील, चलो हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाना है, जमाल साहब ने कहा। किस चीज़ की रिपोर्ट चाचा जान? मरियम के अगवा की। ये कहते हुए जमाल साहब की आंखों से आंसू जारी हुए। वो हमें सही चाचा जान, आप परेशान मत हो। मरियम को कुछ नहीं होगा, सही सलामत मिल जाएगी हमें इंशाअल्लाह। आमना, अल्लाह करे ऐसा ही, आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। सफ़िया, शहज़ादी उठो, तुम दोनों को घर छोड़ दो, फिर मुझे और राहील को पुलिस स्टेशन जाना है। सफ़िया बेगम और शहज़ादी उठी और इनके साथ चल दी। इन्होंने इन दोनों को घर छोड़ा और पुलिस स्टेशन पहुँचे। आइए राना साहब, आज यहाँ का रुख कैसे किया? चूँकि राना जमाल और कमाल दोनों ही गांव के सबसे अमीर बंदे थे। गांव की आधी से ज़्यादा ज़मीन इन दोनों भाइयों की थी, इसीलिए लोग इनके पास अपने काम लेकर आते थे और वो अपनी ताकत के बलबूते पर इनका काम आसानी से करवा देते थे। इन कामों को पूरा करने में अक्सर इन्हें इंस्पेक्टर शराफत खान से रब्ता करना पड़ता था। जमाल साहब खामोशी से कुर्सी पर बैठ गए। शराफत खान इन्हें यूं परेशान देखकर हैरान हुआ। राना साहब, खैर तो है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, इसने पूछा। रिपोर्ट लिखवानी है, जमाल साहब बोले। रिपोर्ट? लेकिन किस चीज़ की? शराफत खान ने पूछा। मेरी बेटी की अगवा की रिपोर्ट। वो सर झुकाए बोले। क्या? मरियम बेटी अगवा हो गई? लेकिन कैसे? इंस्पेक्टर हैरान हुआ। जमाल साहब, मैं तो पूरी बात बताने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए राहील ने जितना सुना था इतना इन्हें बता दिया। लेकिन जमाल साहब, जब सब गाड़ियां एक ही रास्ते से जा रही थी तो अरसम ने वो सुनसान शॉर्टकट रास्ता क्यों इस्तेमाल किया? इंस्पेक्टर को इस बात ने हैरान किया। अरसम से आगे हमारी गाड़ी थी, पहले हमने वो रास्ता इस्तेमाल किया। शायद हमें ही देखकर अरसम ने भी ऐसे ही किया, जमाल साहब ने कहा। तो फिर मेरा यही सवाल आपसे है राना साहब, आपने वो रास्ता क्यों चुना जो सुनसान है और अक्सर वहाँ पर वारदातें भी होती हैं? ये सब तो आपको भी मालूम था। राहील मेरे साथ था, इसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। इसने कहा कि इस रास्ते से चलते हैं, घर जल्दी पहुंच जाएंगे। इंस्पेक्टर ने राहील की तरफ देखा। आपको अचानक क्या हुआ था जो इस रास्ते से आने का रिस्क लिया? खाना खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, शायद बदहज़मी हो गई थी, इसलिए मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था मुझे देखकर अरसम भाई भी ऐसे रास्ते पर आ जाएंगे, राहील ने कहा। तो अब आपकी तबीयत कैसी है? मतलब आपको देखकर लगता तो नहीं कुछ देर पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक ठाक बैठे हैं बिल्कुल, पहले आपकी तबीयत ख़राब थी इंशाल्लाह, इंस्पेक्टर ने राहील से कहा। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? राहील को गुस्सा आने लगा। देखो मियाँ, हम पुलिस वाले तो जब तक मुलजिम मिल ना जाए हर एक को शक की नज़र से देखते हैं। अगर एक दो सवाल हमने आपसे कर लिए तो क्या बड़ी बात है? शराफत खान, ये हमारे घर का बच्चा है, इसके बचपन से ये हमारे साथ है। आप इसकी तरफ से बेफिक्र रहें और जितनी जल्दी हो सके मरियम को ढूंढें। ठीक है राना साहब, आप कहते हैं तो मैं आपकी फैमिली में से किसी से सवाल जवाब नहीं करूँगा। लेकिन आपने पंजाबी की वो मिसाल तो सुनी होगी ना, घर दी कुट्टी चोरा नाल मिली। बस बहुत हो गया चाचा जान, मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहता। राहील गुस्से से उठा। अरे अरे, क्या हो गया बच्चे, बैठो तो सही, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर शराफत, मैंने जब आपसे कह दिया कि राहील का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं तो आप इस पर शक क्यों कर रहे हैं? जमाल साहब ने कहा। ठीक है राना साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी बच्ची जल्दी मिल जाए। मेहरबानी होगी आपकी। चलो राहील। जमाल साहब उठे और दोनों पुलिस स्टेशन से निकल गए। सुबह होने वाली थी। राहील और जमाल साहब पुलिस स्टेशन से वापस हॉस्पिटल आ गए। डॉक्टर ने अरसम का फिर से चेकअप किया और कमरे से बाहर निकलकर इनकी तरफ बढ़ा। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर अभी बोल ही रहा था जब कमाल साहब बोले, मरीज़ कोमा में चला गया, इसका ज़िंदगी की तरफ वापस लौटना मुश्किल ही लग रहा है। क्या हुआ बेटा कोमा में?
क्या मेरा बेटा कोमा में चला गया? कमाल साहब कुर्सी पर गिरते गिरते बैठे। चचा जान संभालें खुद को। राहिल ने इन्हें पकड़कर बिठाया। एक ही रास्ता है और वो है सिर्फ दुआ, डॉक्टर ने जवाब दिया। कमाल साहब रोने लगे थे। इनका जवान बेटा इस हाल में पहुंच चुका था और वो बेबस थे। मरियम कल रात से इसी कमरे में बैठी रो रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने फ़ौरन से दरवाजे की तरफ देखा। एक लड़का इसके सामने आया। इसका लिबास आम आदमियों के जैसा था। उठे, वो निहायत अदब से बोला। नहीं, वो खुद में सिमटने लगी। अगर आप ना उठी तो डेविल मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुझे इसका हुक्म है कि आपको किसी अच्छे कमरे में ले जाऊं। लेकिन कहाँ ले जाना है मुझे? वो अभी भी रो रही थी। बस एक कमरे से दूसरे कमरे तक, लड़के ने जवाब दिया। मरियम हिचकियाँ लेती उठी और इसके पीछे चलने लगी। वैसे भी इस कमरे से खौफजदा हो रही थी। अजीब खौफनाक सी राहदारी से गुजरते हुए वो दोनों एक बड़े से हॉल में दाखिल हुए। बहुत से लड़के शर्ट उतारे जिम करने में मसरूफ़ थे। कोई गन्स को साफ कर रहा था, कोई कुल्हाड़ी को तेज़ कर रहा था। इन सब ने एक नज़र भी मरियम की तरफ ना देखा, लेकिन फिर भी मरियम इन्हें देखते खौफ से कांपने लगी। दिल ही दिल में वो अल्लाह को याद करती कोई हाल से बाहर निकली। आगे एक और राहदारी आई जिसमें कोई 7-8 कमरे थे। इन कमरों को क्रॉस करके वो लड़का मरियम को लिए एक और हाल में दाखिल हुआ जो छोटा और खाली था। हाल के सामने 2 कमरे थे। वो लड़का एक कमरे में की तरफ हो लिया। कमरों के दरवाजे काफ़ी बड़े थे। वो लड़का दरवाजे खोल रहा था जब मरियम ने हिम्मत करते हुए इससे बात करने की कोशिश की। भाई, आप प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें। आप मुझे इनसे अलग लग रहे हैं। प्लीज़ मुझे जाने दें। सब मेरे लिए परेशान होंगे। मरियम इसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई। लड़के ने दरवाज़ा खोलकर मरियम की तरफ रुख किया। आपको कैसे लगा कि मैं अच्छा हूँ? इसने सवाल किया। आपसे मुझे डर नहीं लग रहा। हाल में लड़की का कहका गूंजा। मरियम हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। वो मैं ही था जो आपको उठाकर यहाँ लाया था। इसकी बात सुनते ही मरियम हैरतज़दा सी इसे देखती ही रह गई। ये हमें डेविल का हुक्म था और डेविल के हुक्म अदूली समझो हमारी मौत है। अंदर जाएं। इसने मरियम का रास्ता साफ किया। मरियम का जैसा खौफ से कांपने लगा और वो मुर्दा कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुई और लड़के ने दरवाज़ा बाहर से लॉक किया। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो ज़मीन पर बैठी रोने लगी। मरियम ज़मीन पर बैठी रो रही थी जब इसको कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ आई। वो तेज़ी से उठी और आसपास कोई चीज़ ढूंढने लगी। इस टेबल पर पड़ा एक कीमती गुलदान नजर आया। वो गुलदान उठाए दरवाजे के पीछे छुप गई। दरवाज़ा खुला। टिक टिक टिक। डेविल कमरे में दाखिल हुआ। वही सियाली बास और सर पर हुडी लिए वो पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा हो गया। मैरी, माय मैरी, कहाँ हो तुम? वो पुरइसरार सी आवाज़ निकाले इसे पुकार रहा था। मरियम के हाथ पांव कांपने लगे। इसने हिम्मत करते हुए कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही इसने अपना गुलदान वाला हाथ ऊंचा किया, डेविल बिजली की सी तेज़ी से मुड़ा और मैरी का गुलदान वाला हाथ पकड़े इसे दीवार के साथ लगाया। मरियम का सांस फूलने लगा। इसने एक कोशिश की थी और वो भी नाकाम हो गई। ओह माय मैरी, अब तुम मुझे मारने की कोशिश करोगी? वो अपनी पुरकशिश आंखों से मैरी को देखता हुआ बोला। नहीं, मरियम डरने लगी। ओह रियली? तुम फिर ये क्या था? इसने गुलदान की तरफ इशारा किया। मरियम खौफजदा सब्ज़ आंखों से इसे देखने लगी। तुम्हें मालूम है, जब तुम यूँ डरती हो तो मुझे बेहद खूबसूरत लगती हो। डेविल ने अपना चेहरा इसके करीब किया। प्लीज़ पीछे हटें, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। डेविल ने इसका हाथ से गुलदान पकड़कर साइड टेबल पर रखा और इसके नरम हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाए दीवार के साथ लगाया। इन दोनों के दरमियान जो एक कदम का फासला था, डेविल ने वो भी ख़त्म कर दिया। मरियम अपने चेहरे को मज़ीद पीछे करना चाहती थी, मगर पीछे दीवार के सिवा कुछ ना था। इससे डेविल की उंगलियां अपने पेट पर रेंगती हुई महसूस हुई। खौफ से मरियम के मुंह से हल्की हल्की आवाज़ें निकल रही थी जो कि डेविल को सुनने में लुत्फ दे रही थी। खुदा का वास्ता है, पीछे हटिए, वो सिसकने लगी। पहले मेरा नाम पुकारो, ऊपर इसरार सा बोला। मरियम खामोश रही। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे पेट पर रेंगने वाली मेरी उंगलियां तुम्हारी कमर तक पहुँचे? नहीं। मरियम की नज़रों में कल रात वाला मंजर घूमने लगा। तो कहो। इसके अल्फाज अभी मुंह में ही थे जब डेविल ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसके नाजुक होंठों को अपनी गिरफ्त में लिया।
मरियम ने अपनी आंखों को सख्ती से बींच लिया। डेविल को इस कलम से जितना लुत्फ आ रहा था, मरियम की तकलीफ में इतना ही इजाफा हो रहा था। वो इसके सीने पर हाथ मारती खुद से अलग करने की कोशिश करने लगी। वो जितनी मजामत कर रही थी, डेविल के लम्स में इतनी ही शिद्दत आ रही थी। इसने मरियम का हाथ छोड़कर इसकी गर्दन में हाथ डाला। कुछ देर बाद वो पीछे हुआ तो मरियम ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। वो मुसलसल सिसक रही थी। डेविल निहायत आराम से इसे देखने का शुक्र फरमा रहा था। खाना भेज रहा हूँ, खा लेना, वरना यही अमल दोबारा दोहराया जाएगा। वो कमरे से बाहर निकल गया। मरियम ज़मीन पर अपने घुटनों में चेहरा छुपाई ऊंची आवाज़ में रोने लगी। शाम का वक्त हो चुका था। अनाइज़ा डायरी पढ़ते हुए इतना खो चुकी थी कि इस वक्त का अंदाज़ा ही ना हुआ। वो डायरी कोट के अंदर छुपाए गेस्ट रूम से बाहर निकल गई। रात के वक्त आसमान ने अपना रंग बदला। बादल सफ़ेद से स्याह हुए। हवा तूफान में तब्दील हो गई। बादल पूरे ज़ोर शोर से गरजा तो सोती हुई अनाइज़ा एक चीख के साथ उठी। रोहान भी इसकी चीख सुनकर जागा। अनाइज़ा ने लाइट ऑन की और बेड से भागकर ग्लास वॉल की तरफ जाकर बाहर का माहौल देखने लगी। या मेरे अल्लाह रहम, वो हाथ जोड़ती हुई शदीद घबराई हुई थी। बादल की एक और गरज पर वो भागती हुई बेड पर आकर बैठी। रोहान हैरतज़दा इसकी तरफ देख रहा था। क्यों वो अनाइज़ा को हर लिहाज से बहादुर लड़की समझता था। बादल के गरजने की मुसलसल आवाज़ें आ रही थी। अनाइज़ा अपने कानों पर हाथ रख के कंफ्यूटर में खुद को छुपाए घुस गई। रोहान परेशान बैठा इसे देख रहा था कि वो क्या करे जिससे अनाइज़ा का डर ख़त्म हो। वो सोच ही रहा था। रोहान, वो घबराई हुई आवाज़ से बोली। रोहान खामोश रहा तो अनाइज़ा ने अपना चेहरा कंप्यूटर से बाहर निकाला। रोहान, मुझे बहुत डर। वो अभी बोल ही रही थी जब फिर से बिजली ने बादल गरजा। वो अनाइज़ा की चीख ने रोहान के कान का पर्दा फाड़ा। रोहान, प्लीज़ मेरे साथ लेट जाओ, मुझे कुछ हौसला होगा। रोहान मासूम सबज आंखों को खोले से देखने लगा। प्लीज़, अनाइज़ा ने फिर से इल्तिजा की। बाहर से तेज़ तूफान के चलने की आवाज़ें आ रही थी। रोहान अपनी जगह बैठा रहा। अनाइज़ा ने एक मायूसी के साथ अपना चेहरा फिर से कंप्यूटर में छुपा लिया। अचानक लाइट ऑफ हो गई। अनाइज़ा ने जल्दी से कंप्यूटर हटाकर देखा तो साथ ही बादल गरजा। वो ज़ोर से चीखी और रोहान का हाथ पकड़ लिया। रोहान, प्लीज़ मेरे साथ लेट जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे बचपन से ही तूफ़ान और बादल के गरजने से बहुत डर लगता है। वो शदीद परेशानी की हालत में बोली। रोहान को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या ना करे। जैसे तैसे करके वो खुद पर काबू पाता हुआ इसके कंप्यूटर में घुसकर लेट गया। अनाइज़ा सख्ती से इसके सीने से चिपक गई। रोहान ने इसके वजूद की इस कदर गुर्बत पर अपना सांस बंद किया। इसे अपने दिल में कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। जैसे बादल गरजते वैसे वैसे वो रोहान की ओर करीब होती जाती। अनाइज़ा ने अचानक अपना हाथ रोहान के दिल के मकाम पर रखा। थक 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 रोहान की धड़कनों ने शोर मचा रखा था। अनाइज़ा ने अपनी बंद आंखों को खोला। रोहान, इसने पुकारा। रोहान खामोश रहा। रोहान, इसने फिर से पुकारा। जी, इसने जवाब दिया। तुम्हारा दिल? वो खामोश हुई। इसकी बात सुनकर रोहान के दिल ने मजीद से पीठ पकड़ी। बादल गरजना बंद हो गए थे। अब बाहर जोरों शोर से बारिश हो रही थी। अनाइज़ा तो पुरसकून हो गई थी मगर रोहान का हाल बुरा था। रोहान, इसने एक बार फिर पुकारा। इस बार भी रोहान खामोश रहा। रोहान, वो फिर से बोली। जी, आखिर इसने जवाब दिया। एक बात पूछूं? जी, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? अनाइज़ा ने रुक कर कहा। रोहान परेशान होने लगा। अब वो इसे क्या जवाब दे? ना करे तो ये झूठ होगा और अनाइज़ा को भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर हाँ करे तो इसके दिल की बात अनाइज़ा को मालूम हो जाएगी। बताओ ना रोहान, वो फिर से बोली। पता नहीं। आखिर रोहान ने जवाब सोच ही लिया। मुझसे नहीं पूछोगे तुम मुझे कैसे लगते हो? नहीं, रोहान फट से बोला क्योंकि वो जानता था अनाइज़ा की फीलिंग को। क्यों? वो फिर से बोली। पता नहीं, इसने नहायत मासूमियत से कहा। अगले ही पल वो रोहान पर हावी हुई। अनाइज़ा के इस अमल पर रोहान का जिस्म साकित हो गया। अभी तो अंधेरा था, इसने शुक्र अदा किया, वरना रोशनी में इसका ना जाने क्या हाल होता। अनाइज़ा, रोहान ने आज पहली बार इसका नाम लिया था। अनाइज़ा को इसकी आवाज़ में अपना नाम आज पहली बार इतना खूबसूरत लगा था। क्या तुमने मेरा नाम लिया? इसकी आवाज़ में खुशी थी। रोहान खामोश हुआ। प्लीज़ एक बार और कहो। रोहान की तरफ से इस बार भी खामोशी थी।
इसने अंधेरे में रोहान के चेहरे पर हाथ फेरते हुए इसकी पेशानी से बाल हटाकर अपने होंठ रखे। अनाइज़ा, वो फिर से बोला। अब अनाइज़ा के होंठ इसके रुखसार पर थे और फिर दूसरे रुखसार पर। रोहान कभी किसी इंसान के इतना करीब नहीं आया था। इसके दरमियान ज़रा सा भी फासला ना रहा और यहाँ तो फिर बात भी किसी और ही किस्म की थी। अनाइज़ा ने रोहान की तोड़ी को नरमी से चूमा तो रोहान ने इसे कंधे से पकड़कर इसका चेहरा पीछे किया। अनाइज़ा, मत करो। वो धड़कते दिल पर बमुश्किल काबू पा रहा था। अनाइज़ा ने इसके हाथों को हटाया और इसके होंठों पर झुकी। रोहान के पांव तले से ज़मीन निकली। वो क्या कर रही थी, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसे इस बारे कुछ भी मालूम नहीं था। बस कुछ था जो रोहान को इस वक्त महसूस हो रहा था, ऐसा कि इससे पहले कभी महसूस ना हुआ था। अनाइज़ा नरमी से अपना लम्स छोड़ रही थी। इसने एक हाथ रोहान के दिल के मकाम पर रख लिया। रोहान ने इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन इसे इस वक्त खुद का भी होश नहीं रहा था। इसे अपनी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद वो सांस लेने के लिए पीछे हुई तो रोहान फौरन पलटा और अनाइज़ा बेड पर गिर गई। रोहान, इसने खुमार भरी आवाज़ से पुकारा। अनाइज़ा, प्लीज़ नहीं करो। वो तेज़ तेज़ सांस ले रहा था। डर लग रहा है? नहीं। तो फिर क्यों नहीं आते मेरे करीब? मुझे नहीं मालूम, मैं अच्छी नहीं लगती। रोहान खामोश रहा। बताओ प्लीज़ रोहान, ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? अच्छी लगती हो, इसने एतराफ़ किया। फिर अपना हक इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। क्या? अनाइज़ा हैरत से आंखें खोली। रोहान खामोश रहा। तुम्हें नहीं पता रोमांस क्या होता है? नहीं, वो बेहद मासूमियत से बोला। तुमने कभी कोई लव स्टोरी मूवी नहीं देखी? वो क्या होता है? इस बार पहले से भी मासूमियत। रोहान, आर यू सीरियस? लॉन्च में इतना बड़ा टीवी है, तुमने कभी नहीं देखा क्या? ये पहले नहीं था, मतलब मेरे आने पर लाया गया है। जी। उफ, अनाइज़ा ने अपने माथा पकड़ा। लेकिन तुम क्यों नहीं देखते? टीवी में इंसान होते हैं, वो घबराया हुआ बोला। तो क्या हमारी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी? रोहान खामोश हुआ। कल तुम मेरे साथ रोमांटिक सी मूवी देखोगे और इनकार बिल्कुल नहीं चलेगा। आई समझ? जी। इसने हाँ तो कर दी, मगर परेशान भी बहुत था। लाइट आ गई और बाहर मौसम भी साफ हो चुका था। अनाइज़ा ने लाइट ऑफ की और रोहान को हक किए सोने लगी। कुछ देर तक अनाइज़ा सो चुकी थी, मगर रोहान की जान को लाले पड़े हुए थे। सूरज की पहली किरण ने कमरे में अपनी आमद का एहसास दिलाया। अनाइज़ा आंखें मसलती हुई उठी और ग्लास वॉल की तरफ गई। देखा, वाह, आज धूप निकली है। वो उछलकर बेड से उतरी और पूरी ग्लास वॉल से कर्टन को पीछे हटाया। पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। रोहान ने आहिस्ता से आंखें खोली और उठकर बैठा। गुड मॉर्निंग माय स्वीट हबी, इसने रोहान की तरफ प्यार से देखकर कहा। रोहान ने नज़रें झुका ली। अनाइज़ा वॉशरूम घुस गई। इसके जाने के बाद रोहान हल्का सा मुस्कुराया। आज मैं मार्केट जाऊंगी, कमरे के लिए न्यू फर्नीचर लेना है और तुम्हारे लिए शॉपिंग भी करनी है। नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करते हुए अनाइज़ा ने रोहान को कहा। रोहान खामोशी से नाश्ता करता रहा। अकीला, तुम मेरे साथ चलोगी? अच्छा बेगम साहिबा, इसने जवाब दिया। नाश्ते के बाद अनाइज़ा रोहान को पकड़े लॉन में ले आई। कितने दिन बाद धूप नसीब हुई है, वो खुशी से बाजू फैलाए बोल रही थी। रोहान, इधर बैठो। वो ज़मीन पर जहाँ हरी भरी घास उगी हुई थी वहाँ बैठकर बोली। रोहान खामोशी से इसके साथ बैठ गया। तुम्हें पता है रोहान, कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, इसका नाम तानिया था। हम फ्री पीरियड में यूं ही ग्राउंड में बैठकर बहुत सारी बातें करते थे। अब तो जाने वो कैसी होगी, पता नहीं इसकी भी मेरी तरह शादी हो गई होगी या नहीं। वो बातें करती करती उदास हो गई। रोहान गौर से इसकी तरफ देख रहा था। इसका कोई फ़ोन नंबर है? रोहान ने इसकी बात पर रद्द अमल देना ज़रूरी नहीं समझा। नहीं, जब मैं यहाँ आई तो मेरे मोबाइल में सिम नहीं थी, शायद पापा ने निकाल ली होगी। वो खामोश हुई। वो तो मुझे भूल ही गए हैं। ऐसे तो कोई दुश्मन की बेटी के साथ भी नहीं करता जिस तरह इन्होंने मेरे साथ किया। अनाइज़ा की आंखों से आंसू टपकने लगे। रोहान को समझ नहीं आ रहा था वो इसे किस तरह से तसल्ली दे। जब से यहाँ आई हूँ एक बार भी पापा ने कॉल नहीं की, ये भी नहीं खबर ली कि इनकी बेटी मर गई है या जिंदा है। वो सिसकने लगी। रोहान ने एक हाथ इसकी तरफ बढ़ाकर इसके दोनों रुखसारों को शहादत की उंगली से साफ किया। अनाइज़ा ने नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा। इसे यूं लगा हुआ जैसे रोहान इसको दुख महसूस कर रहा हो। अनाइज़ा ने इसका हाथ
थाम लिया। रोहान जी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे अपनी किस्मत पर बहुत अफसोस हुआ था। मुझे तुम जैसा कमज़ोर ज़हन और बीमार इंसान मिला, लेकिन जैसे जैसे मैं तुम्हें जानती गई तो मुझे एहसास हुआ कि तुमसे ज़्यादा पाक ज़हन और मासूम इस वक्त शायद ही कोई और दुनिया में हो। जैसे जैसे तुम्हें जानती गई तुमसे मोहब्बत होती चली गई। मेरा तुमसे वादा है, तुम्हें इस बीमारी से निजात ज़रूर दिलाऊंगी, क्योंकि इस बीमारी का इलाज मैंने ढूंढ लिया है। वो मुसलसल इसकी आंखों में देखकर बोल रही थी। इसने नोट किया कि रोहान ने एक बार भी नज़रें नहीं झपकाई और ना ही इसका हाथ कांप रहा था। तुम्हें मुझ पर यकीन है रोहान? रोहान ने मुस्बत में सर हिलाया। बस फिर यकीन कर लो कि बहुत जल्द तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करने लगोगे। बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, ज़िंदगी को एंजॉय करोगे, बल्कि हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएंगे। मुस्कुराई तो रोहान भी मुस्कुराने लगा। अनाइज़ा की नज़र इसके होंठों पर पड़ी। बारीक सुर्ख होंठों के नीचे छोटा सा तिल भी मुस्कुरा रहा था। ओह माय गॉड, हाउ मच चार्मिंग स्माइल यू हैव। इसकी बात पर रोहान शर्माते हुए नज़रें झुका गया। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। एक नई किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।